सो हेलो माय डेंटीज, आई होप कि आपके बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ इसमें आपके पोइट्री के सेक्शन के जितने भी पोएम्स हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप यहाँ से उसका एक्सेस ले सकते हो, आराम से समझ लो, इसका पीडीएफ मुझसे मांग लेना और उसके बाद में आराम से उन क्वेश्चंस को पढ़ लो। इसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। तुमने इतने अपने पेपर्स दे रखे हैं, तुमने प्री बोर्ड्स वगैरह दे रखे हैं, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा देख करके कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। इसमें हम द फ्रॉग एंड द नाइट एंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें हमारे पास में जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, नाइट एंगल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ओन फेट, इल्यूसिडेट। The nightingale was timed, credulous, and brainless. She lacked confidence and was a poor judge of herself. She failed to see through the evil designs of the crafty and heartless frog. She was prone to betrayal, and she allowed the heartless frog to intimidate and dominate her. Being submissive, she could not oppose the frog. इस क्वेश्चन में हमें इसी बात को इलेबोरेट करना है कि कैसे जो हमारी नाइट एंगल थी उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, जिसकी वजह से वो फ्रॉग के रियल इंटेंशंस को नहीं भाप पाई और उसके ट्रैप में फंस गई। उसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ब्रिंक आउट द आयरनी इन द फ्रॉग स्टेटमेंट, योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन। तो ये जो फ्रेज है ना, इसमें एक आयरनी छिपी हुई है जिसे हमें बताना है। The frog tells the nightingale that her song must be her own, while he himself does not let her use her skill and the talent in this field. He has restricted her to he has restricted her entire freedom. Here lies the irony of the statement. यहाँ पर जो फ्रॉग है ना, वो नाइटिंगेल को कहता है कि तुम्हारा जो सॉन्ग है वो तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन वो बार बार उसमें अपने तरीके जोड़ करके बार बार में उसको ये कहते हुए कि तुम्हें ऐसे गाना चाहिए, तुम्हें वैसे गाना चाहिए, उसको बोल बोल करके जो बात उसने कही कि उसका सॉन्ग उसका होना चाहिए, वहां पे वो आयरनी क्रिएट कर देता है। इन द बिगिनिंग व्हेन द नाइटिंगेल कन्फेसेस दैट हर सॉन्ग वाज ओरिजिनल, ही इमीडिएटली डिमीन्स हर एंड टेल्स हर दैट इट वाज नथिंग टू बोस्ट अबाउट। वो कहता है ना, जब नाइटिंगेल को जब नाइटिंगेल अपने बारे में बता रही होती कि वो उसका जो गाना है वो ओरिजिनल है, और वो उसको जाके कहता है हाँ ठीक है, इतना ज्यादा उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। Then after killing the nightingale, the frog puts the blame on the nightingale, saying that she should have been original. और जब वो नाइटिंगेल को मार देता है, उसके बाद में वो कहता है कि उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहना चाहिए था, इतने ज़्यादा अपने गाने में वेरिएशंस लाना नहीं चाहिए था, इसकी वजह से वो मर गई। ठीक है, जिसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आई होप इट्स विजिबल, या सो हियर वी गो। Why is the frog's joy both sweet and bitter? यहाँ पे हमें बताना है कि जो फ्रॉग है वो दो तरीके के इमोशंस कैरी कर रहा है। वो खुश भी है और साथ ही साथ वो मतलब ईर्ष्या की भावना रखता है, उसके अंदर एक बिटरनेस है, कड़वाहट भी है। द फ्रॉग वॉज थ्रिल्ड टू सी द ऑडियंस। जो फ्रॉग है ना वो बड़ा खुश हो जाता है, और मतलब खुश नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑडियंस को देख करके। ही बिलीव्ड ही कुड अर्न अ हैंडसम अमाउंट एट द कॉस्ट ऑफ द नाइटिंगेल हु एंटरटेन्ड द क्राउड, yet he could not bear to see the nightingale being appreciated and applauded for her song। देखो, वो इस बात से तो खुश था कि नाइटिंगेल के गाने से, उसके कॉन्सर्ट से उसे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसको इस बात से बहुत ज्यादा दुख भी था कि अब जो नाइटिंगेल उसको अप्रेज मिलेगा, लोग उसको पूछेंगे, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो इस चीज से वो दुखी भी था, या फिर बिटरनेस, कड़वाहट की भावना रखता था उसकी तरफ, नाइटिंगेल की तरफ। इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द फ्रॉग्स कैरेक्टर। यहाँ पे हमें फ्रॉग के कैरेक्टर के बारे में बताना है। द फ्रॉग एज डिपिक्टेड इन द पोएम इज वेरी क्लेवर एंड श्रूड। ठीक है, वो जो हमारा फ्रॉग है ना, वो बहुत ही ज्यादा चालाक और श्रूड हम उसे कहते हैं, जो सही समय पर सही डिसीजन लेता है, लेकिन एक नेगेटिव तरीके से। ठीक है, ही रिप्रेजेंट्स पीपल हु आर मैनिपुलेटिव। वो जो लोग मैनिपुलेटिव होते हैं ना दूसरों की तरफ, उसे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। ही एक्सप्लॉइट्स द नाइटिंगेल टू गेट रिड ऑफ हिज राइवल एज ही असेस द बर्ड्स नेचर वेरी वेल, ही हिमसेल्फ हैज नो टैलेंट। वो बार बार बर्ड को उसकी कमियां गिना करके, बार बार उसको और अच्छा होगा बोल करके उसको मार देता है, और वापस से अपने जंगल का मतलब अपने जंगल में फिर से वो जिस पोजीशन पे था, मतलब हालांकि वो अच्छा नहीं करता था, मगर फिर भी उसको लगता था कि वो जो ट्री थी वो उसकी है और वहीं पे वो खुद ही गाना गा सकता है। ओके, इसके बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट मैसेज डज द पोएट विश टू गिव इन द पोएम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। तो यहाँ पर हमें उस मैसेज के बारे में बताना है जो पोएट ने कन्वे करने की कोशिश की है बाय गिविंग दिस पोएम। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट वन शुड एक्सरसाइज वंस इंडिविजुअलिटी एंड रीजनिंग विदाउट लेटिंग अदर्स लीड वन ब्लाइंडली। वन शुड रियलाइज वंस लिमिटेशन एंड नॉट लेट अदर्स एक्सप्लॉइट देम। तो देखो, यहाँ पे जो पोएट है वो चाहते हैं ना कि हर एक इंसान को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए और किसी और पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद पे
पे भरोसा बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा कभी सही बात नहीं है। दूसरों को समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी को किस हद तक सामने वाला इंसान कंट्रोल कर सकता है, या फिर हम उसे कितनी पावर दे रहे हैं। हमें अपने डिसीजंस या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की चाबी किसी और के हाथों में नहीं देनी चाहिए, वो यही यहाँ पर कन्वे कर रहा है। इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वाज द फ्रॉग्स अल्टीरियर मोटिव इन मेकिंग द नाइटिंगेल एट फर्स्ट एंट्रेंस टू हर सॉन्ग। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो फ्रॉग है उसका सबसे बड़ा मोटिव क्या था नाइटिंगेल को अलग अलग तरीके अपनाने के लिए अपने गाने में। ठीक है, the frog's ulterior motive in making the Nightingale actress influence to her songs was to exploit her natural talent for his own gain by becoming her trainer and charging admission fees to the large audience drawn to her enhanced but ultimately destructive singing, essentially using her popularity to elevate his own status in Bog. He was jealous of her beautiful voice and wanted to control it to benefit himself. देखो, यहाँ पर जो फ्रॉग का रियल इंटेंशन था वो ये था कि वो बार बार नाइटिंगेल को बोलता है कि तुम्हें ऐसे गाना चाहिए, वैसे गाना चाहिए, तुम्हें ये सुर लगाना चाहिए, तुम्हें वो सुर लगाना चाहिए। ये करवा करवा करके नाइटिंगेल की जो रियल वॉइस थी, जो उसका रियल टैलेंट था, उसको एक्सप्लोर करना चाहता था। और वो चाहता था कि जो नाइटिंगेल उसकी वॉइस खराब हो जाए, एक तरीके से अगली हो जाए, ताकि लोग उसको सुनना नापसंद करें। और इस तरीके से नाइटिंगेल मर जाती है। और क्योंकि जो हमारा फ्रॉग होता है वो जेलस होता है नाइटिंगेल से, तो इसीलिए वो ऐसा करता है। यही मोटिव होता है उसके इसके पीछे। The poem The Frog and the Nightingale highlights the fact that lack of confidence can lead to disaster. Keeping this in mind, elaborate the statement, if you accept yourself, the whole world accepts you. तो यहाँ पे हमें ये बताना है, इस पोएम में पूछ रखा है फ्रॉग एंड नाइटिंगेल में कि जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना वो डिजास्टर को लीड कर सकता है। ये ध्यान में रखते हुए हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, इफ़ यू एक्सेप्ट योरसेल्फ, अगर हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो पूरी दुनिया हमें एक्सेप्ट करती है। तो हमें इसे यहाँ पे एलेबरेट करना है, इफ़ यू एक्सेप्ट योरसेल्फ द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स यू, टीचेस अस दैट वन शुड एक्सरसाइज वंस रीजनिंग विदाउट लेटिंग अदर्स लीड अस ब्लाइंडली। इफ वन हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट वन कैन विन द होल वर्ल्ड, without self-confidence, nobody can succeed in life. You can hold the infinity into your palm only if you have the confidence in you. In the context of the poem, the nightingale was herself responsible for her own downfall and death because she did not have faith in her ability and did not have brains to realize the enormity of her talent. देखो, यहाँ पे हमें मोटी मोटी बात यह है कि हमें इस बारे में बता रखा है कि जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो की है सक्सेस की। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कुछ भी करने का, तो हम अपनी ज़िंदगी में मतलब सब कुछ हासिल कर सकते हैं, हम अपनी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ला सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, तो दूसरे हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, हमें कहेंगे नहीं भाई तुम अच्छे नहीं हो, तुम गुड इनफ नहीं हो, और लोग हमें बार बार साइडलाइन करते रहेंगे। इवन तो अगर हम टैलेंटेड भी होंगे और हमारे अंदर सारी पावर्स होंगी वो चीज़ों को करने के लिए, लेकिन अगर हमारे अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यही बता रखा है इसमें। इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, The nightingale placed her blind trust in the frog, but he exploited her. With reference to the poem, elaborate on the statement, betrayal always comes from those whom you trust. देखो, तो हमें ना इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो नाइटिंगेल है उसने ना अंधा विश्वास किया फ्रॉग पे, लेकिन फ्रॉग ने उसको धोखा दिया, उसको बर्बाद कर दिया। तो हमें इस रेफरेंस में पोयम से ये बताना है कि बिट्रेयल ऑलवेज कम्स फ्रॉम दोज हुम यू ट्रस्ट। देखो, बिट्रेयल तो उसी से मिलेगा ना जिस पे हम विश्वास करते हैं। अब एक राह चलता इंसान तो तुम्हें धोखा दे नहीं सकता है, लेकिन जो इंसान तुम्हारा करीबी है तुम्हें वही धोखा दे सकता है, क्योंकि जिससे एक्सपेक्टेशन रखोगे वही तो धोखा देगा ना, जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे वो कैसे धोखा दे सकता है। ठीक है, तो वही हमें इसमें बताना है। Being credulous, docile, and simple-hearted, the nightingale trusted the frog blindly. She never tried to verify whatsoever was boasted of the frog. She regarded him Mozart and asked him to evaluate her song. But the frog was an epitome of avarice and evil. He was cunning, crafty, and shameless bully. His blind avarice for earning made the nightingale sing for long hours and tired her to death. So it was indeed a betrayal of trust. In real life situation, we happen to see several examples of betrayal. Those who trust others blindly are considered foolish. Greedy people start making use of them, as such people are considered to be so gentle and tolerant, so that treacherous fellows betray such credulous and timed people easily in their own interest. देखो, इसमें हमें ये बताना है कि जो हमारी नाइटिंगेल थी ना वो बहुत ज़्यादा भोली थी। इनफैक्ट उसने फ्रॉग को इतना समझा कि उसने उसको मोजार्ट तक का टाइटल दे दिया। मोजार्ट एक बहुत ग्रेट म्यूजिशियन थे जिसके बारे में मतलब दे रखा है हमें पोएम में, और उसी का उसने उसको टाइटल दे दिया। किसने किसको टाइटल दिया? हमारी नाइटिंगेल ने फ्रॉग को टाइटल दिया। जब उसने उसको बोला कि आई लीड यू, उसको ट्रेन करेगा, ऐसा उसने बोला। तो अंधे
ही तरीके से उसने विश्वास कर लिया नाइटिंगेल ने फ्रॉग पे, और इसका अंजाम क्या हुआ कि जो फ्रॉग था उसने चालाकी से नाइटिंगेल को बार बार एक्सप्लॉइट करा और उसको बोला कि तुम्हें अपने गाने में ऐसे वेरिएशन लाने चाहिए, वैसे वेरिएशन लाने चाहिए, और इन सभी चीज़ों की वजह से जो नाइटिंगेल उसकी जो वॉइस बॉक्स थी वो खराब हो गई, नाइटिंगेल मर गई। तो वही यहाँ पे बता रखा है कि रियल लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है ना कि हमें खुद पे भरोसा नहीं होता और हम लोगों पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा तुम मेरे लिए ये कर सकते हो, तुम मेरे लिए वो कर सकती हो, तो तुम मेरे भले के लिए करो, लेकिन इन रियलिटी कई बार लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे होते हैं और अक्सर भोले लोग ही इन चीज़ों में फंस जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल इज अ सिम्बॉलिक पोएम, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम इट। हमें यहाँ पे सिम्बॉलिक बताना है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल पोएम की। For survival and success, one must have certain qualities. One must be able to protect one's interest as well as one's life. Careless people are always misguided by others. These people who lack confidence always suffer. We must not be docile. People may get advantage of this quality of ours. It is absolutely true that our self-image is often based on what others make us believe what we have. We lack self-confidence and crafty people start using us. We need of the time is that one must imbibe those qualities that can protect us from conspiracy and exploiting attitude of heartless and cunning people. There is no end of avarice of such people. We ourselves will have to know how to protect our interests. Though the nightingale was superior to the frog in many respects, the frog exploited her and even caused her death. तो हमें यहाँ पर यही बताना है कि देखो रियल वर्ल्ड में भी कई बार ऐसा होता है ना कि सर्वाइवल और सक्सेस की जब हम रेस में भाग रहे होते हैं तो जो भोले लोग होते हैं ना उनका अक्सर फ़ायदा उठा लिया जाता है। ठीक है, उन्हें क्योंकि खुद पे भरोसा ही नहीं होता है ना कि वो ये चीज़ कर सकते हैं, वो अक्सर दूसरों पे भरोसा करते हैं। जो लोग अपने आप से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा करते हैं तुम देखोगे वो लाइफ में हमेशा अक्सर पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता, उन्हें अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं होता। जो नाइटिंगेल है ना वो सुपीरियर होती है सिंगिंग में एज कम्पेयर टू द फ्रॉग। फ्रॉग तो बहुत ही भद्दा सा गाता है, लेकिन नाइटिंगेल इतना अच्छा गाती है, लेकिन फिर भी उसको भरोसा ही नहीं होता है ना खुद पे। इसी वजह से जो फ्रॉग होता है उसको एक्सप्लॉइट कर देता है। उसी चीज़ को हमें यहाँ पर बताना है कि हमें इतना भी भोला नहीं बनना चाहिए, हमें कम से कम इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि कौन सा इंसान सही है कौन सा इंसान गलत है। देखो कोई भी सीख के नहीं आता, मगर हम धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें चीज़ों को हमेशा एवेल्युएट करनी चाहिए खुद से एज कम्पेयर टू अदर्स। दूसरों पर विश्वास करो लेकिन अंधा विश्वास मत करो। तो यही हमें इस आंसर में ऑल एंड ऑल बताना है। चलो तो ये फिर कंप्लीट हो गया ये चैप्टर हमारा, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं अलॉन्ग विद द आंसर्स। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ सुपर नेचुरल इन द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। यहाँ पे बहुत सारे सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में बता रखा है इस पोएम में, हमें उसी के बारे में यहाँ पे बताना है। तो जो पहली चीज़ ये है, द अराइवल ऑफ एल्बर्ट्रॉस एज अ बर्ड ऑफ अ गुड ओमन और अ क्रिश्चियन सोल। तो जब एल्बर्ट्रॉस बर्ड आती है मैरिनर्स के पास में, तो उनके शिप पे, तो उन्हें लगता है कि एक अच्छी ओमन, ओमन को हम क्या कह सकते हैं, अच्छा शगुन, अच्छा शगुन हुआ है, ये कोई क्रिश्चियन सोल है। उसके बाद में द पोलर स्पिरिट हैड ऑल अलोंग फॉलोड द शिप, और लास्ट में हमें ये बताना है कि द डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द सी। ये तीन चीजें हमें बतानी है। इसके बाद में बस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाई वाज द एल्बर्ट्रॉस कंसिडर्ड एज क्रिश्चियन सोल। आफ्टर द स्टॉर्म देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन द कंडीशन ऑफ द वेदर, द सी वाटर फ्रोज, द शिप वाज सराउंडेड बाय icebergs from all sides, the life of the mariners were at stake, they had no hope of survival, piercing the fog and the smoke, an albatross came there. They thought that it was a Christian soul that had come to save them. A true Christian soul is supposed to help the needy. The arrival of the albatross proved auspicious and ice began to melt. तो जब स्टॉर्म ने हिट किया शिप को, जब ओशन में हर तरफ से स्टॉर्म आ गया था, तो वहाँ पे ना जो ड्रास्टिक चेंज आ गया था कंडीशन में, वेदर के, जो सी वाटर था वो बिल्कुल फ्रोज हो गया, मतलब बिल्कुल बर्फ बन गया, और वहाँ पे ना कोई भी मूवमेंट नहीं थी एयर की जिसकी वजह से जो शिप हो वो आगे बढ़ सके। हर तरफ से सिर्फ आइस ही आइस थी। जो मैरिनर्स थे ना उनकी ज़िंदगी एक तरीके से दाव पे लगी हुई थी। अचानक से हर तरफ से स्मोक और फॉग को चीरते हुए यहाँ पे कौन आया, एक एल्बर्ट्रॉस बर्ड आई। और जैसे ही एल्बर्ट्रॉस बर्ड आई, वहाँ के जो शिप थी ना उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हो गई और वो आगे मूवमेंट कर पाए। इसी वजह से उसको एक क्रिश्चियन सोल की तरह बताया गया है। अ ट्रू क्रिश्चियन सोल इज सपोज टू हेल्प द नीडी, एट द अराइवल ऑफ द एल्बर्ट्रॉस प्रूव द ऑस्पिशियस एंड आइस बिगेन टू मेल्ट। तो जैसे ही वो एल्बर्ट्रॉस आई, वहाँ पे जो आइस था वो मेल्ट होने लगा और जो शिप है वो चलने लगी, इसीलिए उसे यहाँ पे क्रिश्चियन सोल की तरह से कंसिडर किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Why does the ancient mariner compel the wedding guest to listen to the story? तो जो एंशियंट मैरिनर है वो क्यों रोकता है उस आदमी को जो कि वेडिंग गेस्ट था उसकी कहानी सुनाने के लिए? ठीक है, द एंशियंट मैरिनर हैड कमिटेड अ सिंफुल एक्ट बाय किलिंग एन इनोसेंट बर्ड विदाउट एनी प्रोवोकेशन. ही वाज अटॉर्निंग एंड लमेंटिंग फॉर हिज क्राइम. He was of the view that if he confessed his guilt, God would reduce his sin. Nobody was interested in listening to him, so he compels the wedding guests to listen his confession. देखो, जो ओल्ड मरीनर है ना, उसको लगता है कि अगर वो उसने क्या सिंफुल एक्ट किया था, उसने ये किया था कि उसने एल्बर्ट्रॉस बर्ड को मार दिया था. एल्बर्ट्रॉस बर्ड की कोई गलती नहीं थी, बिना किसी प्रोवोकेशन के उसने उसको ऐसे ही मार दिया था. तो इस वजह से उसने सिंपल एक्ट किया था. उसके बाद अगर वो बार बार जो क्राइम कमिट किया उसके बाद अगर वो दूसरे लोगों को बताएगा तो शायद उसके जो जिसको उसके कर्मों की सजा मिलेगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि कोई उसकी कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था. इसी वजह से उसने वेडिंग गेस्ट को रोका और अपनी कहानी सुनाई. इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. रिस्पेक्ट फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज एन एसेंशियल वैल्यू. अनमाइंडफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड इट्स क्रिएचर्स डिजर्व्स जस्ट पनिशमेंट. राइट इन 80 to 100 words, this essential value is brought out in the poem The Rime of the Ancient Mariner. देखो, जो भी क्रिएचर्स हैं नेचर के, उनका हमें कदर करना चाहिए, उनकी वैल्यू करनी चाहिए. Any unmindful destruction of the nature and its creatures deserves just punishment. कोई भी ऐसा एक्शन जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव नेचर आए हमारे नेचुरल चीज़ों में, वो पनिशमेंट डिजर्व करता है. ठीक है, तो उसी को हमें यहाँ पे एलैबोरेट करना है. After the storm, the temperature went down abruptly and the water began to freeze. The ship was unable to move and the lives of the mariners were at stake. Piercing the fog and the mist, an albatross appeared. All the mariners welcomed it, considering it to be Christian soul. They gave it the best food they had and began to play with it. As a creature of God is welcome, God became happy and the ice began to melt. The sailors found the situation favorable to move their ship, but when the ancient mariner killed the albatross without any provocation, God became angry and the wind came to a stop. The mariners found that the death fire was dancing before them. Then they took a judicious decision of punishing the culprit. They hung the dead body of the albatross around the neck of the culprit to convey the message that killing any creature of God is a crime. It is our pious duty to love all the creatures made by God. तो देखो, जब स्टॉर्म ने हिट किया, ठीक है, तो जो स्टॉर्म ने जब सी में हिट किया तो जो टेम्परेचर था वो एब्रप्टली डाउन हो गया और जो पूरा पानी था वो फ्रीज होने लगा, जिसकी वजह से अनफेवरेबल कंडीशन बन चुके थे शिप के लिए आगे बढ़ने के लिए. तभी अचानक से एल्बर्ट्रस बर्ड आती है और उसके आते ही अचानक से जो कंडीशन है वो बिल्कुल फेवरेबल हो जाता है शिप के आगे मूवमेंट के लिए. ठीक है, क्योंकि जो मैरिनर्स थे शिप पे उन्होंने एल्बर्ट्रस बर्ड को बहुत अच्छे से वेलकम किया, उसको उसको अच्छा खाना खिलाया, उसके साथ अच्छे से बात करी उसको अपने साथ खिलाया वगैरह. ठीक है, तो इसकी वजह से भगवान जी भी खुश हो गए, ऐसा इसमें कह रखा है. ठीक है, भगवान जी भी खुश हो गए, उनके क्रिएचर को खुश किया इन लोगों ने, तो इसी वजह से फेवरेबल कंडीशंस बन गई शिप के लिए ताकि वो आगे मूवमेंट कर सके. लेकिन जो मैरिनर था, वन ऑफ द मैरिनर, उसने क्या किया कि एल्बर्ट्रस बर्ड को मार दिया. हालांकि एल्बर्ट्रस बर्ड ने उसको कुछ बिगाड़ा नहीं था, फिर भी उसने उसको मार दिया, जिसकी वजह से वहाँ की जो कंडीशन थी वापस से अनफेवरेबल हो गई. तो बाकी के जो मैरिनर्स थे, उनके जो साथी थे, उन्होंने इस चीज़ को एक पनिशमेंट देने के लिए जो डेड बॉडी थी जो डेड बॉडी थी एल्बर्ट्रॉस की, वो मैरिनर के गले में टांग दी, ये मैसेज देने के लिए कि कोई भी जो गलत काम है उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए. ठीक है, जो भी क्रिएशन है गॉड की, हम सबको उसे प्यार करना चाहिए और हर एक क्रिएशन को जीने का हक है. हम कोई नहीं होते किसी की ज़िंदगी छीनने वाले. ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, What trait of the ancient mariner's character are revealed in the poem The Rime of the Ancient Mariner? ठीक है, तो हमें यहाँ पे ancient mariner के कैरेक्टर के बारे में बताना है. The protagonist of the poem is feeble, frail and skinny. Owing to his old age, he is neither considerate nor positive in his attitude. Being cruel and short-tempered, he kills an innocent poet without any provocation. Being selfish, he compels others to his story so that he can get his sin reduced by making confession. He has learned magic for getting his work done according to his own wish and desire. तो हमें यहाँ पे यही बताना है कि जो ओल्ड एंशियंट मैरिनर था
वो उसका जो मतलब क्योंकि वो बूढ़ा था तो ठीक है, उसके हाथ वगैरह स्किनी थे उसके बुढ़ापे की वजह से, उसका एक कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था, उसको हमें यहाँ पे बताना है वो क्रूअल था और वो शॉर्ट टेम्पर्ड था, क्योंकि उसने जो एल्बेट्रॉस बर्ड थी उसको बिना किसी प्रोवोकेशन के मार दिया। और देखो यहीं तक वो नहीं रुका, वो इतना सेल्फिश था कि अपने सिंपल एक्ट को, उसके कर्मों को कम करने के लिए वो बाकी लोगों को रोक रोक के अपनी कहानियां बता रहा था, ताकि कहीं से उसका जो कर्मों की सजा ना वो कम हो जाए और उसे ज़्यादा भुगतना ना पड़े। ठीक है, और यहाँ पे हमें डिस्क्राइब द एंशिएंट मैरिनर, यहाँ पे हमें एंशिएंट मैरिनर को ही डिस्क्राइब करना है। द एंशिएंट मैरिनर इज द नैरेटर इन द पोएम। ही इज एन ओल्ड सेलर हु हैज अ लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आईज। ठीक है, जो एंशिएंट मैरिनर है वो नैरेटर है हमारे पोएम का, और वो एक ओल्ड सेलर है। उसकी ना लंबी लंबी उसकी लंबी लंबी वाइट कलर की ना ग्रेइश तरीके की दाढ़ी है, जैसे बूढ़े लोगों की होती है ना, और उसकी ना आंखें जो है वो काफी झिलमिलाती हुई हैं, ग्लिटरिंग आईज हैं। ही सिम्स टू बी फ्राइटनिंग विद अननेचुरली स्किनी हैंड्स दैट हेल्ड द वेडिंग गेस्ट। उसकी जो मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा स्किनी है, क्योंकि जब उसने वेडिंग गेस्ट का हाथ पकड़ा था तो काफी पतला हाथ था। ही सिम्स टू बी अ सोशिएबल गाय बिफोर अंडरटेकिंग दैट फेटफुल ट्रिप डाउन टू द आर्टिक। हिज लाइफ अंडरगोज अ मेजर चेंज एज ही शॉट्स एन albatross. He suffers from guilt and remorse for having killed the albatross. He repents his action and his penance continues through the rest of his life as he feels the urge to share his story with whoever he meets. तो वही बताना है कि उसने एल्बेट्रॉस बर्ड को मार दिया था, और अपने सिंस को कम करने के लिए वो बार बार दूसरों को रोक रोक करके अपनी कहानी बताता रहता था। ठीक है, तो यही था इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल गया होगा इस चैप्टर का इसके बाद में। अब हम नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर आउटलिव्स द रेवेजेस ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो शेक्सपियर है उनके अकॉर्डिंग जो रेवेजेस ऑफ टाइम है उसको क्या क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर हिज पोएट्री आउटलिव्स द रेवेजेस ऑफ टाइम। द पोएट asserts that his portrait of the young man written in the verse will outlive even marble. Memorials of prince which will inevitably become neglected. His poetry is eternal and will immortalize the subject of the poetry. देखो तो यहाँ पे शेक्सपियर भाई साहब हमें ये बता रहे हैं कि जो उनकी लिखी हुई पोइट्री है, जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो लोग राजा महाराज अपने बनवाते हैं ताकि उनको मरने के बाद भी याद रखा जाए, वो तो समय के साथ में खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो उनकी लिखी हुई पोइट्री है वो अनंत काल तक जिंदा रखेगी रहेगी। जिस अपने फ्रेंड के बारे में, जिस भी अपने लवर के बारे में उसने यहाँ पे बता रखा है, वो हमेशा ही जिंदा रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, इन व्हाट वेज आर वर्ड्स वेस्टफुल। किस तरीके से जो वर्ड्स हैं वो वेस्टफुल है, हमें ये बताना है यहाँ पे। द वर्ड्स आर रियली वेस्टफुल इन मेनी वेज। फर्स्ट, अ वॉर किल्स मेनी इनोसेंट्स। सेकंड, इट डिस्ट्रॉयज हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज। थर्ड, इट नेवर एस्टैब्लिशेस पीस। इन द कंटेक्स्ट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, अ बॉम्ब ब्लास्ट किल्ड द बॉयज फादर एंड डिस्ट्रॉयड देयर होम्स। तो हमें ये बता, देखो जो वॉर होते हैं वो कभी अच्छे तो होते नहीं, इसमें इतने सारे इनोसेंट लोग मर जाते हैं, इतने लोगों के घर वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह सब खराब हो जाती है, और इससे कभी पीस नहीं आता है, शांति नहीं आती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, इन द पोएम नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट व्हाट इज टाइम पोर्ट्रेड एज। तो हमें टाइम को किस तरीके से पोर्ट्रे कर रखा है इस पोएम में, हमें वो बताना है। टाइम इज पोर्ट्रेड प्रीडोमिनेंटली एज अ नेगेटिव फोर्स रिलेटिंग टू डेथ एंड डीके। तो यहाँ पे ना टाइम को एक नेगेटिव तरीके से बता रखा है कि टाइम से मौत और जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उसको यहाँ पे पोर्ट्रे कर रखा है। इट हैज़ बिन कंपेयर्ड अनफेवरेबली टू अ फीमेल सब्जेक्ट हु लॉसेस हर ग्लो एंड ब्यूटी। It condemns human attempts to achieve immorality by building stone monuments. तो इसमें कैसे उम्र के साथ साथ लोग अपनी खूबसूरती खो देते हैं, डेथ और डीके की तरफ चल जाने लगते हैं, उस तरीके से टाइम को यहाँ पर बता रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज द पोएट स्ट्रॉन्गर देन पावरफुल रूलर्स। किस तरीके से जो हमारे पोएट हैं वो पावरफुल है एज कम्पेयर टू द रूलर्स। तो इसका आंसर हमारे पास ये है, द पोएट इज स्ट्रॉन्गर देन द पावरफुल रूलर्स एज हिज क्रिएशंस, दैट इज हिज पोएट्री कांट बी डिस्ट्रॉयड बाय टाइम। वेयर इज द क्रिएशन ऑफ पावरफुल रूलर्स, दैट इज statues and monuments are destroyed by time. Poetry will outlive mankind and will not be ravaged by time, unlike the statues and monuments. देखो जो किंग्स ने अपनी जो रूलर्स हैं उन्होंने अपनी जो क्रिएशन बनवा रखी है ना, जो मूर्तियाँ बनवा रखी है, वो तो समय के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन जो पोएट ने जो पोएम्स लिख रखी है ना वो अनंत काल तक जिंदा रहेगी, वो नहीं कभी खत्म होने वाली है। समय के साथ में जो लिखी हुई क्रिएशन है वो तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन जो पत्थरों पे बनाए हुए आकार है, जो चित्रकार है, वो तो जरूर खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ डू वर्ड्स अफेक्ट द मॉन्यूमेंट्स इरेक्टेड बाय ग्रेट मैन टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर देयर डेथ।
तो किस तरीके से जो वॉर्स है अफेक्ट करती है मॉन्यूमेंट्स को, जो जिन लोगों ने उन्हें बनवाया है उनके मरने के बाद में, ठीक है। वेस्टफुल एंड अननेसेसरी वॉर्स डिस्ट्रॉय ऑल मॉन्यूमेंट्स, memorials and statues erected by the powerful rulers with the hope to be remembered by posterity. The conflicts of the rulers and the turmoil ruin even the monuments built of the stones. The fire of war leaves nothing except the written memory of a lover for his beloved. तो इसमें भी हमें वही बता रखा है कि किस तरीके से वॉर्स के बाद में जो भी मॉन्यूमेंट्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन लिखी हुई कहानियाँ, लिखे हुए पोएट्स के द्वारा लिखी हुई पोएम्स हमेशा जिंदा रहती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, materialistic things don't really last. What matters most are the people we care about and the values we live with. Explain this with reference to the poem, not marble, not the gilded monument. तो हमें ये बताना है कि जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, वो एक समय के बाद में ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन लोगों के मन में जो प्यार होता है, दूसरों के लिए जो रिस्पेक्ट होती है, जो भी इमोशंस होते हैं, वो हमेशा जिंदा रहती हैं, ठीक है। ये हमें इस पोएम के रेफरेंस में बताना है। द आइसी हैंड्स ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन नेचर सूनर और लेटर। तो देखो समय के साथ तो जो भी, ऐसे मान लो कि तुमने आज कुछ तुमने आज एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है, हद से हद 20 साल बाद, 20 साल लगेंगे, लेकिन 20 साल बाद वो खराब हो जाएगी ना, फिर तुम्हें हटाना पड़ेगा। तो उसी चीज को बता रखा है कि समय के साथ तुम भले वो कितनी भी महंगी हो, अगर तुम एक 10,000 का सोफा लोगे तो भी 20 साल बाद खराब होगा, अगर तुम एक 50,000 का सोफा लोगे तो भी वो 20,000 सॉरी 50, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, 20 साल बाद खराब हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, ठीक है, मैं फंबल कर गई थी। तो खराब हो जाएगा, मेटेरियलिस्टिक चीजें तो खराब हो ही जाती है समय के साथ में। ऑल द साइंस ऑफ ग्लोरी, ग्रैंडर एंड वर्ल्डली पावर फेड अवे। कितने भी राजा महाराजा अपने मॉन्यूमेंट्स बनवा लें, अपनी मूर्तियां बनवा लें, समय के साथ तो खराब हो ही जाएंगी ना। इवन द गोल्ड, भले तुम उसमें सोना जड़वा लो भाई, हीरे जड़वा लो, लेकिन खत्म हो ही जाएंगी वो। लेकिन जो उस समय के साथ वो खराब होता जाएगा, लेकिन इंसान के मन में जो प्यार होता है, जो चीज़ें होती हैं, वो हमेशा रहती हैं। इसका सेकंड पार्ट ये है, उसी क्वेश्चन का ये, एंड मेमोरियल्स वुड ब्रिंग देम इमॉर्टैलिटी बट इट वाज नथिंग बट द डिल्यूजन। तो राजा महाराजाओं को लगता है ना कि अगर हम अपनी स्टैचूज बनवा लेंगे, चीज़ें बनवा लेंगे, तो हम मरने के बाद भी याद किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ओनली द लव एंड अफेक्शन दैट वन हैज इन हिज और हर हार्ट for their beloved or loved ones will remain permanent. Such things are remembered by posterity. लेकिन जो मन में प्यार होता है ना दूसरों के लिए, वो तो हमेशा जिंदा रहता है, ठीक है। Such things move from generation to generation. Even the powerful swords of the Mars cannot destroy them. लेकिन कहते हैं ना कि जो मन में लोगों की रिस्पेक्ट होती है, प्यार होती है, वो कितना भी समय बीत जाए, कितनी भी कोई तलवारें रख दे, वो नहीं खत्म कर सकता। तुम तलवार से कहते हैं एक मूर्ति को तोड़ सकते हो, किसी के मन के इमोशंस को नहीं तोड़ सकते। पीपल मस्ट रियलाइज इट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, इन व्हाट कंटेक्स्ट डज द पोएट मेंशन डेथ एंड ऑब्लिवियस एनमिटी। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि डेथ को मतलब कैसे यहाँ पे बताया रखा है, उसकी जो हेटेड ऑफ फीलिंग उसको कैसे बता रखा है। मैन हैज अ डिजायर टू बी रिमेम्बर्ड एंड इमॉर्टलाइज्ड इन ऑर्डर टू ओवरकम डेथ। तो इंसानों को लगता है ना कि हम मरने के बाद भी, जो लोग अपनी मूर्तियां वगैरह बनवा देते हैं, कि हम मरने के बाद भी याद किए जाए, और जो उनका एक डेथ का फेयर होता है उसको वो ओवरकम कर सके, कि हमने जो इतना कुछ कमाया, वो उसका क्या फायदा, मर जाएंगे तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा। तो लोगों को लगता है कि भाई ये चीज़ें बनवा करके हम अपने आप को हमेशा याद करवाया जा सकते हैं। द पोएट सजेस्ट दैट इन फोर्स दैट द फोर्स दैट कंस्पायर्स टू इंश्योर दैट एन इंडिविजुअल इज फॉरगॉटन सच एज वॉर्स, क्विक फायर एंड ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी ऑफ अदर पीपल इज वर्स देन द डेथ। लेकिन जो वॉर्स वगैरह होती है तो सब कुछ तो टूट ही जाता है, कुछ रह थोड़ी जाता है, वो तो मौत से भी खराब है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, हाउ विल द पोएट फ्रेंड ड्वेल इन लवर्स आइज। This poem will immortalize the poet's friend. Poetry can't be revised by time, so this poem will be living record of his friend's memory. Neither will time nor war will be able to destroy it. He will stay in the eyes of lovers till doomsday. तो इसमें बता रखा है कि कैसे उनका जो पोएट का फ्रेंड है वो हमेशा जिंदा रहेगा उनकी पोएम में। तो वही बता रखा है कि भाई जब जब लोग उसको पढ़ेंगे, जब तक वो डूम्सडे का मतलब ये होता है कि जिस दिन कर्मों का हिसाब होगा, क्रिश्चियनिटी में ये एक टर्म है डूम्सडे, ठीक है। तो तब तक वो उनकी पोयम में हमेशा जिंदा रहेंगे। जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह है वो तो मर जाएंगे, लेकिन जो उनका प्यार है उनकी पोयम में, वो हमेशा जिंदा रहेगा और उनके बारे में बातें करता रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, द पोएट सेज दैट नाइदर फोर्सेस ऑफ नेचर नॉर वॉर कैन डिस्ट्रॉय हिज पोएट्री, व्हाट क्वालिटी ऑफ द पोएट इज रिवील्ड थ्रू द दीज लाइन्स। तो ना ही वॉर, ना ही समय, ठीक है, उनकी पोएट्री को
मार सकती है, ठीक है। हमें ये जो पोएट है उनकी किन क्वालिटीज को रिवील कर रहा है इसके बारे में बताना है। These lines state that the poet is proud of his creations. He is confident of his skill of creating art and literature. He considered them to be permanent. Moreover, these lines reveal his contempt for arrogant rulers. ठीक है, तो यहाँ पे उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह के बारे में बताया रखा है, उनको अपने क्रिएशंस पे कितना विश्वास है उस बारे में बताया रखा है, और वो किस तरीके से एरोगेंट रूलर्स को काइंड ऑफ नीचा समझते हैं खुद से, खुद से वो किस तरीके से नीचा समझते हैं उस बारे में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड एलिसिडेट विद रेफरेंस टू द पोएम नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। जो पेन है ना वो ज़्यादा खास है एज कम्पेयर टू द स्वॉर्ड, तलवार से, ठीक है। ये हमें बताना है इस पोएम के रेफरेंस में। The pen is mightier than the sword means that the power of words and writing can have a more lasting and impactful influence than physical force, as illustrated in Shakespeare's poem Not Marble, Not the Gilded Monuments. But the speaker argues that his lover's memory will live on through the poem. Even the physical monuments like marble statues will eventually decay and fade away, signifying the enduring power of written words over fleeting physical power. देखो यहाँ पे हमें वही बता रखा है कि जो भी उनकी लिखी हुई चीज़ें हैं ना, जो भी उन्होंने पेन डाउन कर रखा है, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, वो लोगों पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस छोड़ेगा एज कम्पेयर टू जो मार्बल की जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हैं, जो मॉन्यूमेंट्स बने हैं, वो तो ख़त्म हो जाएंगे ना समय के साथ में, लेकिन जो वर्ड्स हैं, जो रिटन पोएम्स हैं, वो हमेशा जिंदा रहेंगे और वो ज़्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू दीज थिंग्स। देखो इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई नो मैं बहुत ज़्यादा जगह फंबल कर गई हूँ, बट आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैंने इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक बोला है तो थोड़ा बहुत फंबलनेस हो जाता है। बाकी इफ़ यू गाइज नीड द PDF, so do comments, I'll provide you the link from where you can get the access of the PDF. एंड ऑल्सो इस वाले पार्ट में मैंने 3 पोएम्स करवा दिए हैं, इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी इसमें मैं 2 पोएम करवा दूंगी, और आपका ये पूरा पोइट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs और NCERT के क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।